मेरी पत्नी दुनिया की एक ऐसी अकेली औरत होगी जिसको अपनी सौतन से जरा सी भी जलन नहीं थी। मुझे उसे देखकर बहुत हैरत होती थी। जो कुछ मैं उसके चेहरे पे देखना चाहता था वो मुझे कहीं नजर नहीं आता था। असल में मुझे मोहब्बत अपनी पहली पत्नी से ही थी, लेकिन दूसरी शादी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं अपनी पत्नी को सजा देना चाहता था, इसीलिए दूसरी लड़की से शादी कर ली। लेकिन मैं हैरान था कि मेरी पहली पत्नी के माथे पे एक बल तक नहीं आया था, तब भी नहीं जब मैं अचानक से पूजा से शादी करके उसे अपने फ्लैट पे लेके आया था। दरवाजा मेरी पहली पत्नी ईसा ने ही खोला था, लेकिन हम दोनों को साथ देकर उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। मैं जानबूझकर उसके सामने पूजा के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता था, उसके सामने पूजा के करीब होता था ताकि उसे ये सब सहन न हो। ये देखकर उसे अंदर ही अंदर आग लगे, उसे बुरा लगे, उसे तकलीफ पहुंचे। मैं उसकी आंखों में आंसू देखना चाहता था। मैं चाहता था कि वो दर्द से गुजरे। मैं उसके चेहरे पे दर्द के आसार देखना चाहता था, जिस दर्द से मैं पिछले 2 साल से गुजर रहा था। लेकिन ईसा को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। जब मैं और पूजा एक दूसरे के करीब होते, एक दूसरे के बाहों में होते, तब भी वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर हमें देखती रहती। आज भी मैं अपनी दूसरी पत्नी पूजा के साथ हॉल में बैठा टीवी देख रहा था कि अचानक से मेरी पहली पत्नी ईसा ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। शायद वो रात को पानी पीने कमरे से बाहर आई थी। उसकी नजर मुझ पे और पूजा पे पड़ी तो मैं जानबूझकर पूजा के और भी ज्यादा करीब हो गया। मैंने अपने बाजू फैलाकर पूजा को अपने आगोश में भर लिया था, उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया था। ईसा को देखकर पूजा थोड़ी सहम सी गई थी। कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? इस बात का ही ख्याल करें कि हम अकेले नहीं हैं। मैंने कहा, जो यहाँ हमारे अलावे मौजूद हैं वो गैर थोड़ी हैं। ये करके मैंने एक नज़र ईशा पे डाली थी। मैं जो कुछ उसके चेहरे पे देखना चाहता था और चाहता था कि उसकी आंखों में दर्द की चिंगारी जलती मुझे नजर आ जाए, ताकि मेरे सुलगते दिल को चैन मिल जाए, करार आ जाए। लेकिन उसके चेहरे पे ऐसे कोई भी भाव नहीं थे। वो मुस्कुराती हुई नजरें झुकाए किचन में चली गई, फिर पानी की बोतल निकाली, ग्लास लिए और अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। ये देखते ही मैं फौरन से पूजा के पीछे हट गया। पूजा मेरी इस हरकत से मुझे हैरान होकर देखने लगी। कहने लगी, क्या बात है रौनक, एकदम से पीछे क्यों हट गए? कुछ देर पहले तो बड़ी मोहब्बत दिखा रहे थे। मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही है, तुम अगर टीवी देखना चाहती हो तो देखो, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। शायद मैं भी अपनी हालत से बेबस था, क्योंकि मोहब्बत तो मुझे ईसा से ही थी। लेकिन मैंने पूजा से शादी सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि मेरी पहली पत्नी ईसा एक। मुझे याद आने लगा जब मेरी नई नई शादी हुई थी ईसा के साथ, तो मैं किस कदर खुश था ईसा को पाकर, क्योंकि वो एक बहुत ही हसीन लड़की थी, ऐसी कि उसे देखकर कोई भी मर्द अपनी आंखें झपकना भूल जाए। शादी के बाद मैं उसे कुछ ही दिन दे पाया था, क्योंकि मेरा कारोबार ही कुछ ऐसा था कि मुझे रात भर ऑनलाइन दूसरे देश के प्रोडक्ट्स बेचने होते थे। इसीलिए मेरा ऑफिस रात देर तक खुलता था। मेरे घर आने का कोई समय तय न था। कभी मैं 3 बजे घर लौटा तो कभी रात के 4 बजे, क्योंकि मेरा काम शाम को शुरू होता था। मेरे घर में सिर्फ ईसा ही रहती थी। मेरे माँ बाप मेरे भाई के पास सऊदी अरब में रहते थे। पहले पहले तो ईसा रात अकेले रहने पे बहुत घबराती थी। बार बार मुझसे शिकायत करती कि मैं अकेले नहीं रहूंगी, मुझे अकेले रहने में डर लगता है। लेकिन मेरे काम को देखते हुए उसने मेरी मजबूरी को समझ लिया था। मैंने उसे कहा, मैं ऐसे ही समझौता करना पड़ेगा। कभी कभी अक्सर इस बात पे हमारी लड़ाई भी हो जाती थी और वो और बहस भी लंबी हो जाती थी। लेकिन कुछ महीने से जो बात मैं महसूस कर रहा था वो ये थी कि ईसा मुझे अब
इस बात पे बहस बिल्कुल भी नहीं करती थी कि मैं घर पे उसे कम समय दे पाता हूँ। शुरू में मैं सोचा कि शायद ईसा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बात यही तक सीमित नहीं थी। कुछ अजीबोगरीब टाइप के हादसे मेरे घर में अब होने लगे थे। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था, वहाँ मेन गेट पे एक नौजवान चौकीदार बैठा करता था। देखने में अच्छा खासा हैंडसम लड़का था। मेरा फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे था। मेरे बेडरूम की खिड़की बाहर मेन गेट की तरफ खुलती थी, जिसके सामने मेन गेट साफ नजर आता था और वो चौकीदार वहीं पे बैठता था। उस अपार्टमेंट में ड्यूटी ज्वाइन किए हुए बस उस 1 महीना ही हुआ था। मेरा काम कुछ ऐसा ही था कि मैं दिन भर घर पे रहता और शाम होते ही अपने काम के लिए चला जाता था। हम कुछ दोस्त मिलकर बाहर के देशों के प्रोडक्ट्स को भेजते थे, इसीलिए हमारा काम शाम से रात देर तक जारी रहता था। हमने कमर्शियल इलाके में छोटा सा ऑफिस बना रखा था और वहीं पे लैपटॉप पे हम काम किया करते थे। मैं रात को थका हुआ आता तो फिर सो जाता और दोपहर को ही मेरी आंखें खुलती थी। एक बार मैं अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था जब मुझे ईसा के हंसने की आवाजें आई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा दोपहर के 2 बज रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय किससे हंस हंस के बोल रही है, क्योंकि घर पे कोई नौकर भी नहीं था। सारे काम ईसा खुद ही करती थी और पड़ोस में भी उसका कुछ खास मेल मिलाप न था। दोपहर के 2 बज चुके थे, इसीलिए मुझे भूख भी महसूस हो रही थी। इसीलिए मैं उठकर बैठ गया। जैसे ही मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकला तो ईसा मेन गेट के पास खड़ी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। जैसे ही मैं मेन गेट की तरफ आया तो देखा बाहर वही नौजवान चौकीदार खड़ा था। वो भी हंस हंस कर ईसा से ही बात कर रहा था। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैं ईसा के पीछे खड़ा हो गया। चौकीदार ने जब मुझे देखा तो एकदम उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने फौरन से ईसा के हाथ से खाने की प्लेट ली और चला गया। ईसा पीछे पलटी और मुझे सामने देखकर वो पूरी तरह से घबरा गई थी। कहने लगी, आप जल्दी उठ गए। ये कहते हुए फौरन से वो नजर चुराकर किचन की तरफ चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया। मैंने कहा, ये चौकीदार यहाँ क्या कर रहा था? कहने लगी, दोपहर के खाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए खाना लेने आया था। ये कहते हुए वो मेरे लिए कॉफी बनाने लगी। मैंने कहा, तुम उससे क्या बातें कर रही थी, वो भी इतना हंस हंस कर? मुझे काफी देर से तुम्हारी बातों की आवाजें आ रही थी। मेरी बात सुनकर उसने तीखी नजर मुझ पे डाली और फिर नजरें चुरा गई। कहने लगी, आप मुझ पे शक कर रहे हैं रौनक? मैंने कहा, नहीं ईसा, मैं शक नहीं कर रहा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। ईसा कहने लगी, वो एक पड़ोसन आंटी के बारे में बता रहा था कि उनके घर का खाना अच्छा नहीं होता। ये कहते हुए वो मुझसे मेरे नाश्ते के बारे में पूछने लगी, जैसे बात को बदलना चाहती हो। फिर मैंने उससे कहा कि बेहतर है कि तुम सिर्फ चौकीदार को खाना ही दिया करो। मोहल्ले के किस्से कहानियां सुनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरे शब्द न जाने क्यों खुद ब खुद सख्त हो गए थे। तुमने आगे से मुझसे बहस नहीं की। अगले दिन ऑफिस में इतना काम नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्द ही घर चला जाऊं। काफी दिनों से मैं ईसा को बाहर लेके नहीं गया था। मेरा इरादा यही था कि आज बाहर रेस्टोरेंट में उसे खाना खिला दूंगा और वो खुश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि चौकीदार अपनी कुर्सी पे बैठा था। जैसे ही मेन गेट से फ्लैट की तरफ बढ़ा कि मैंने देखा ईसा किसी नौजवान से बातें करने में बिजी थी। मगर जैसे ही मुझ पे उसकी नजर पड़ी, वो फौरन से पीछे हट गई। वो नौजवान भी मुझे देखकर घबराकर पीछे हटा था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा, जी कौन?
तो वो हड़बड़ी से हकलाते हुए कहने लगा, जी मैं डिलीवरी मैन हूँ, आपकी मिसेस ने कुछ ऑर्डर किया था, वही देने आया था। उसकी शक्ल सूरत और हुलिये से मुझे कहीं से भी वो डिलीवरी मैन नहीं लगा था। मैंने ईसा की तरफ देखा तो वो भी बदहवास थी। वो नौजवान फौरन वहां से निकल गया। जब मैं घर के अंदर आया तो मैंने कहा, तुमने क्या मंगवाया था? मेरी बात सुनकर वो नर्वस सी हुई थी। फिर कमरे में जाकर अलमारी से बॉक्स लेकर आई और कहने लगी, ये वॉच मंगवाई थी। मैंने कहा कि इतनी जल्दी तुमने वॉच अलमारी में भी रख दी? मैंने देखा वो सिर्फ एक सादा सा बॉक्स था, उस पे किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ था। वो कहने लगी, मैं अलमारी से पैसे लेने गई थी, इसीलिए वॉच मैंने अलमारी में रख दी। लेकिन ये कहते हुए बार बार वो अपना पसीना दुपट्टे से पोंछ रही थी। मैं शायद उस पे शक ना भी करता अगर वो यूं बदहवास न होती। मेरा दिल अब ईसा की तरफ से शक में पड़ चुका था। रात का डिनर टेबल पे लगाते हुए वो कहने लगी, अगर आपने जल्दी आना होता है तो मुझे फोन कर दिया करे। मुझे उसकी ये बात भी समझ नहीं आई। मैंने कहा, क्यों? क्या मैं अचानक घर नहीं आ सकता? ईसा कहने लगी, नहीं, मुझे फिर से खाना गर्म करना पड़ रहा है। इस वक्त तो मैं सो जाती हूँ। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे मेरा अचानक से घर आना उसे बुरा लगा था। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो वो काफी देर बाद कमरे में आई थी। उसका खिला खिला रूप देखकर मैं सब कुछ भूल गया और उसे अपनी बाहों में भरने लगा। आज बहुत दिनों बाद कुछ समय मिला था कि मैं ईसा के साथ प्यार के कुछ पल बिता सकूं। मैं जैसे ही उसके करीब होने लगा वो कहने लगी, मैं सोना चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे उसका यह व्यवहार अजीब सा लगा। अक्सर तो मैं रात को बाहर ही रहता था। सुबह जब घर पहुंचता बेहद थक चुका होता था। नींद से मेरी बुरी हालत होती थी, इसीलिए मैं ईसा को समय नहीं दे पाता था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज कुछ फुर्सत मिली है तो मिलकर साथ में कुछ समय गुजार लेंगे। लेकिन उसका व्यवहार देखकर मेरा दिल बुझकर रह गया था। ईसा करवट लेकर सो चुकी थी और मेरे दिल में मचलते प्यार के जज्बात गुस्से की चपेट में आकर ठंडे पड़ चुके थे। मेरे दिल में अब अजीब से सवाल पैदा होने लगे थे। अब मैं जब भी ऑफिस में होता मेरा ध्यान ईसा की तरफ ही लगा रहता था। आज भी मैं उसे फोन कर रहा था लेकिन उसका फोन बिजी जा रहा था। मैं लगातार 5-5 मिनट के बाद उसे फोन कर रहा था लेकिन उसका फोन बिजी था। अगर मेरी जगह कोई और मर्द होता तो कब का ईसा पे शक करके उसे घर से निकाल चुका होता, मगर ये तो मैं था जो अभी तक सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। मैं घर गया तो चौकीदार काफी खुश लग रहा था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैली हुई थी। न जाने क्यों उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरा मुंह चिर रहा था। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर मैंने एक नजर उसके चेहरे पे गौर से डाली तो लगा जैसे मुझे देखकर उसके चेहरे पे और भी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। वो हंसने लगा था। न जाने क्यों मुझे उसकी हंसी जहर लग रही थी। वो फौरन अपनी कुर्सी से उठा और मेरे पास आया। कहने लगा, क्या बात है साहब जी, बड़े गुस्से में लग रहे हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने फ्लैट में चला आया। मैं फ्लैट के दरवाजे पे पहुंचा तो लगातार डोरबेल बजा रहा था मगर दरवाजा न खुला। मैंने अपने पास पड़ी हुई एक फालतू चाबी निकाली और उस घर का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खोला तो तभी डरी सहमी ईसा मेरे सामने खड़ी थी जो शायद दरवाजा खोलने के लिए ही आ रही थी। ऐसे अचानक दरवाजा खुलने पे वो सहम गई थी। अगले ही पल वो हंसने लगी और बोली, क्या बात है रौनक, आपको क्या हो गया है? मैं नहा रही थी और आप तो यूं धड़ाधड़ दरवाजा बजाए जा रहे थे जैसे पता नहीं क्या कयामत टूट पड़ी हो।
मुझे पहली बार ईसा पे गुस्सा आया था। मैंने दरवाजा यूं ही खुला छोड़ दिया और अंदर आ गया और अगले ही पल मैं ईसा से पूछताछ करने लगा कि तुम्हारा फोन क्यों बिजी जा रहा था। मैं जब भी कॉल करता हूँ तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? और अब दरवाजा भी इतना लेट खोला, इस सब का क्या मतलब है? मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैंने क्या बोलना है, मगर जो मेरे मुंह में आ रहा था मैं बोलता ही जा रहा था। मेरी बात सुनकर ईसा सहम सी गई थी। उसकी आंखों में अब विश्वास के डोर चमकने लगे थे। कहने लगी, ये क्या बात हुई रौनक, आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं? थोड़ी ही तो देर थी दरवाजा खोलने में, और रही बात मोबाइल की तो वो सुबह दूध में गिर गया था। जब मैं सुबह आपकी कॉल अटेंड करने लगी उसी वक्त मोबाइल दूध में गिर गया और वहीं पे हैंग हो गया। उसके स्क्रीन अभी भी वहीं पे रुकी हुई है, वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मैंने उससे अच्छे से सुखाकर सही करने की कोशिश की तो 10 मिनट पहले ही वो सही हुआ है और उसकी स्क्रीन भी खुल गई है। शायद इसी वजह से आपको बार बार मेरा नंबर बिजी बताया जा रहा होगा। मैंने उसकी कोई भी बात सुने बगैर कमरे से चला आया, अपना बैग और टाई गुस्से से बेड पे पटकी और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। ना जाने क्यों मुझे ईसा की किसी भी बात पे विश्वास नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सरासर झूठ बोल रही हो। आखिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं पूरी तौर पे ईसा के खिलाफ हो गया था। शक का बीज घना ताकतवर वृक्ष बन गया था। ये बात सच है कि मैं ईसा से बेतहाशा मोहब्बत करता था, मगर उसने जो भी मेरे साथ किया शायद ही कोई पत्नी अपने पति के साथ करती होगी। उस दिन मैं काम से जल्दी घर लौट आया था क्योंकि मैं ईसा के खिलाफ और ज्यादा शक में नहीं पड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि उसके साथ बैठूं, बातें करूं, उसके साथ कुछ समय गुजारूं ताकि हम दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। मेरे दिल में उसके खिलाफ जितने भी शक हैं मैं उन्हें खत्म कर सकूं। मगर उस रोज जब मैं जल्दी घर आ गया तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। मुझे हैरत हुई। मुझे तो ईसा ने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि वो कहीं जा रही है। मैंने अपने पास मौजूद चाबी से दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। घर बिल्कुल खाली पड़ा था। आखिर ईसा कहाँ जा सकती थी? मैंने फौरन उसके मोबाइल पे मिस कॉल दी तो उसका मोबाइल वही सोफे पे पड़ा हुआ था। जब मैंने उसका मोबाइल उठाकर देखा तो वहाँ पे अनगिनत मिस कॉल लगी हुई थी। मैं उस नंबर को अपने फोन में सेव करने ही वाला था कि तभी मुझे किसी लड़की की जोरदार चीख सुनाई दी। मैंने जल्दी से बाहर आकर देखा तो संजय अंकल की बेटी तन्वी हमारे घर में दाखिल हुई। वो लहराते हुए अंदर दाखिल हुई और वो बार बार पीछे देख रही थी। कहने लगी, रौनक, लोग घर के बाहर चौकीदार के लिए कुत्ते पालते हैं और आपने तो चूहे पाल रखे हैं। अभी इतना मोटा चूहा मेरे पैर पे चढ़ गया था। डर के मारे तो मेरी जान ही निकल गई। वो यूं ही हंसमुख थी और शरारती। मेरा ध्यान मोबाइल से हट चुका था। वो अपने हाथ में खीर का बाउल लिए अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, ये खीर मैंने ईसा के लिए लाई थी, मगर वो तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। मैं जो पहले ही गाय दिमाग था उसके खीर लेने के बाद उसका शुक्रिया अदा करने लगा और बोला कि पता नहीं वो कहाँ गई है, मैं भी अभी अभी घर आया हूँ। तन्वी कहने लगी, अच्छा, वो तो अक्सर कहीं जाती रहती है और इस समय तो रोज ही बाहर होती है। आज दरवाजा खुला देखा तो सोचा वो घर पे होगी, इसीलिए खीर देने चली आई। तन्वी की बातें मुझे और भी शक में डाल रही थी। तन्वी वहां से जा चुकी थी, जबकि मैं यूं ही सपाट अंदाज में उस खीर को देखता रह गया। थोड़ी देर बाद ही ईसा घर में दाखिल हुई थी। खुला दरवाजा देखकर वो थोड़ी हैरान हुई।
मगर मुझे बैठा देखकर तो जैसे उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। कहने लगी, आप इतनी जल्दी घर आ गए, मुझे बताया भी नहीं। वो घबराई हुई सी थी, मगर मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने थोड़ी देर बाद उसे कहा, तुम इस वक्त कहाँ गई थी, पहले इस बात का जवाब दो। वो कहने लगी, मैं अपनी माँ के घर गई थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रही है, जबकि मैं अंदर ही अंदर खौलने लगा। ईसा ने मेरी जान पहचान शादी से पहले ही थी, क्योंकि ईसा मेरी मम्मी की सहेली की बेटी थी, तो हमारे एक दूसरे के घर आना जाना होता रहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ईसा इतनी गिरी हुई लड़की भी हो सकती है कि वो अपने पति को धोखा देती। अब मुझे एक अजीब सी डिप्रेशन ने अपना शिकार बना लिया था। मैं खुद को ईसा से दूर करने लगा। समझ नहीं आता था आखिर ये चल क्या रहा है। मैंने ईसा को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसके लिए दुनिया की हर चीज घर में मौजूद थी और मैं भी शक्ल सूरत में कोई बुरा नहीं था। इन्हीं सोचों में गुम रहकर मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। उस दिन भी मुझे बहुत तेज बुखार था, मगर ईसा को मेरी जरा से भी परवाह न थी। वो तो बिल्कुल ही अनजान बनी बैठी हुई थी। मैंने खुद ही बुखार की दवा ली और काम के लिए चला गया। मुझे दफ्तर आए कुछ ही देर हुए थे कि मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन टोन बजी थी। जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो व्हाट्सएप पे कुछ तस्वीरें भेजी गई थी। खोलकर देखते ही मेरे सर पे जैसे आसमान टूट पड़ा था। मुझे आसपास का कुछ भी होश नहीं रहा। मुश्किल से खुद को संभालते हुए मैंने एक ही नज़र तस्वीरों को देखा था। दोबारा देखने की हिम्मत न थी। ये कोई अननोन नंबर था जिससे मुझे मेरी पत्नी ईसा की बहुत ही बेहुदा तस्वीरें भेजी गई थी। उसके साथ जो लड़का था वो लड़का ना तो चौकीदार था और ना ही वो कोरियर वाला। मेरे दिल को इस कदर चोट पहुंची थी कि मैं पागल सा होने लगा था। उस दिन मैं घर पे नहीं था। मेरी पत्नी मुझे कॉल करती रही, मगर मेरे दिल में तो बदले की आग लगी हुई थी। उसी दिन मैं सोचने लगा कि अपनी पत्नी से बदला लेकर रहूंगा। मैं उसे ऐसी सजा देना चाहता था कि वो अंदर ही अंदर जिंदगी भर तड़पती रहे। मैं चाहता तो उसे तलाक देकर घर से निकाल सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। अगर मैं ऐसा कर देता तो फिर और भी आजाद हो जाती वो। मैं तो उसे पल पल तड़पना चाहता था और उसे तड़पते हुए देखना चाहता था। और मेरे दिमाग में दूसरी शादी करने का ख्याल आया। मेरी नज़र में कोई लड़की ना आई तो मुझे अपने फ्लैट के सामने मौजूद फ्लैट में रहने वाली लड़की पूजा याद आई। मैं जानता था कि वो दिल ही दिल में मुझे पसंद करती थी, मगर मेरी शादी के बाद उसने दोबारा कभी भी मेरे साथ वो वाला व्यवहार न रखा था। अगले ही दिन मैं उसके पास गया और उससे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो इस बात से अनजान थी कि मैं बदले की आग में उससे शादी करने वाला हूँ। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया, मैं तुम्हारे जज्बातों की कद्र करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फिर मैंने और पूजा ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। पूजा के घर में सिर्फ उसके एक बूढ़े बाप थे, माँ बहन या भाई कोई नहीं था। और फिर मैं और पूजा शादी करके घर में दाखिल हुए। पहले ही मेरे दिल पे जो भी गुजर रही थी, मगर घर में दाखिल होते हुए मैंने पूजा का हाथ थाम लिया और चेहरे पे मुस्कुराहट सजा ली। सोचा था ईसा ऐसे देखेगी तो तड़प उठेगी, रोएगी, पीटेगी, मेरे कदमों में गिरेगी, मुझसे माफी मांगेगी। मगर उसने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया था, बल्कि वो मुस्कुराई, फिर मेरी और पूजा की नजर उतारने लगी। कहने लगी, ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बहुत ही खूबसूरत जोड़ी लग रही है। मैं सौतन नहीं बल्कि उनकी दोस्त बनकर यहाँ रहूंगी। पूजा भी हैरत से मेरा चेहरा देखने लगी। वो तो खुद डरी सहमी थी
कि ना जाने ईसा उसके साथ क्या सलूक करेगी, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। जब मैंने पूजा का हाथ पकड़े कमरे में जाने लगे तो ईसा ने हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। मेरे दिल को एकदम से सुकून मिला कि अब वो मेरे सामने रोएगी और मुझसे माफी मांगेगी। लेकिन उसने जो बात कही, मैं मुंह खोले उसका चेहरा देखता रह गया। कहने लगी, अभी रुक जाओ, मैं तुम्हारा कमरा तैयार कर देती हूँ, अभी तुम बाहर हॉल में ही बैठो। ये कहकर वो जल्दी से बाहर चली गई। 10-15 मिनट के बाद आई तो उसके हाथ में 2 थैलियाँ थी। उन्हें लेकर वो अंदर कमरे में चली गई और उसने मेरे कमरे को सुहागरात के कमरे की तरह सजा दिया। फिर कहने लगी, अब तुम कमरे में जा सकते हो, तुम्हारी शादी हुई है आज, और आज की शादी की पहली रात है, तो इसे शादी की पहली रात की तरह एंजॉय करो। मैं उसके चेहरे को खोजने की कोशिश कर रहा था कि वो ये सब दिखावा तो नहीं कर रही या सच में खुश हो रही है। पूजा और मैं कमरे के अंदर चले गए। पूजा मुझे पाकर बहुत खुश थी, लेकिन मैंने पूजा से कहा, पूजा, मैं अभी तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता हूँ। देखो, जिन हालातों में मैंने तुमसे शादी की है तुम अच्छी तरह जानती हो। अचानक से मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन इस रिश्ते के लिए मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस रिश्ते के लिए खुद को तैयार कर लूँगा, हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पूजा भी मेरी बात को समझ गई थी और फिर पूजा भी बेड पे सो गई और मैं कमरे में पड़े सोफे पे सो गया। सच तो ये था कि पूजा के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी। मैं तो ईसा से मोहब्बत करता था। अब मुझे एहसास हो रहा था जैसे मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा लिया है। लेकिन फिर ईसा की बेवफाई याद करके मुझे ईसा पे गुस्सा आने लगा और अपना उठाया गया कदम सही लगने लगा। दिन ब दिन ईसा की हरकतें मुझे शक में डालने लगी थी। ये तो शायद दुनिया की पहली औरत थी जिसने अपनी सौतन को खुशी खुशी अपना लिया था। मुझे ये बात समझ नहीं आई थी कि आखिर ये सारा चक्कर क्या है। मैं 2 साल तक ईसा के साथ रह रहा था और अब पूजा को मेरी जिंदगी में आए हुए 1 महीना बीत चुका था। अजीब सी कश्ती में सवार हो चुका था। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं और क्या ना करूं। मगर शायद इस राज से भी पर्दा उठने में देर नहीं लगी थी। सारी सच्चाई खुलकर मेरी आंखों के सामने आ गई थी और जिसे जानकर मेरा जी चाहा कि मैं अपना सर दीवार पे दे मारूं। उस दिन मैं ईसा से 2 टुक बात करना चाहता था, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं ईसा को तलाक दे दूंगा और जैसे भी हो पूजा के साथ ही जिंदगी शुरू करूंगा। ईसा को इस घर में देखकर मेरा दिल दर्द से तड़पता रहता था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी, लेकिन मुझे इग्नोर करती रहती थी और यही देख देख कर मुझे दुख होता था। फिर वो क्यों इस कदर खुश रहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। अगर वो किसी और को पसंद करती थी तो अब तक तलाक लेकर गई क्यों न थी। मैं इसी उलझन में घिरा घर में दाखिल हुआ तो जो बातें मुझे सुनाई दी वो सुनकर मेरे कदम वहीं रुक चुके थे। मुझे कमरे से ईसा और पूजा की बातें सुनाई दे रही थी। पूजा की कहकहाए की आवाज बाहर हॉल में भी गूंज रही थी। पूजा कहने लगी, तुम्हारी एक्टिंग की भी तो दाद देनी पड़ेगी, कसम से तुम्हें तो इसका अवार्ड मिलना चाहिए। क्या खूब एक्टिंग की है, आखिर तुमने मुझे और रौनक को मिला ही दिया। मगर ईसा उसके सामने रो रही थी और हाथ जोड़े खड़ी थी। रो रो कर कहने लगी, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, तुमने मुझसे जो कहा मैंने वो सब कुछ किया, मगर अब तो मेरी वो तस्वीरें डिलीट कर दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुमने मुझसे मेरा पति मांगा तो मैंने तुम्हें अपना पति भी। इस बात पे पूजा जोर से चिल्लाई, कहने लगी, खबरदार, जो उससे अपना पति कहा वो शुरू से ही मेरा था। मैं उसे दिलो जान से पसंद करती थी
और आज मैंने उसे पा लिया है। वो तो मेरे बचपन की मोहब्बत है, उसे तो मेरा होना ही था। तुम ही हमारे बीच में जबरदस्ती फिट हो गई थी और अब मैं तुम्हें भी रौनक के दिल से निकाल चुकी हूँ। तुम्हारे पति के दिल में तुम्हारे लिए नफरत डालकर, शक डालकर आज वो सिर्फ मेरा हो चुका है। और देखना, बहुत ही जल्द वो मुझसे मोहब्बत भी करने लगेगा। बस अब तुमने एक आखिरी काम करना है, उसके बाद रौनक पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। पता नहीं तुमने उसके सर पे ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि तुम्हारे इश्क का भूत उसके सर से उतरता ही नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल नहीं पाया है। अभी तक उसने मुझे पत्नी होने का हक नहीं दिया है। मैं रात भर तड़पती रहती हूँ उसकी मोहब्बत के लिए और वो मेरे करीब तक नहीं आता। तुम्हें बस यही काम करना है कि अब तुमको उनके जिंदगी से निकल जाना है, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे जाने के बाद मजबूरन रौनक को मुझे अपनाना ही पड़ेगा और धीरे धीरे उसके दिल में मेरी मोहब्बत भी पैदा हो ही जाएगी। ये सुनते ही ईसा सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। कहने लगी, पूजा, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं रौनक के बिना मर जाऊंगी। मैंने अपना सब कुछ तो तुम्हें सौंप दिया है, बस रौनक को सामने देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता है। कम से कम उसका नाम तो मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी मुझसे छीन लोगी तो मेरे जिंदा रहने की वजह खत्म हो जाएगी। मुझे यूं बेमौत मत मारो। ईसा के मुंह से ये सुनना था कि पूजा ने उसका मुंह दबोच लिया। कहने लगी, अगर तुम रौनक की जिंदगी से नहीं गई तो मैं तुम्हें वो सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी, फिर तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। सारे राज एक के बाद एक करके खुलकर मेरे सामने आ रहे थे, जो सुनकर मैं पत्थर की मूर्त बनकर रह गया था। जब पूजा की सारी हकीकत खुलकर पीछे मुड़ी तो मुझे देखकर उसके होश गुम हुए थे। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। अगले ही पल एक झन्नाटेदार थप्पड़ मैंने पूजा के मुंह पे मार दिया था। पूजा मेरी बचपन से ही दोस्ती थी। जब मेरे माँ बाप ने ये फ्लैट खरीदा था उस समय मैं 12 साल का था और पूजा की उम्र 7 साल की थी। बचपन से ही हम एक दूसरे के साथ खेला करते थे और हमारी दोस्ती भी खूब थी, लेकिन मैंने कभी भी उसे दूसरी नज़र से नहीं देखा था। वो मेरे लिए सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी। मैंने मोहब्बत तो सिर्फ ईसा से ही की थी, लेकिन आज जब राज खुलकर मेरे सामने आया तो मुझे उससे नफरत होने लगी थी। कैसी गिरी हुई और चालबाज लड़की थी, मेरा घर बर्बाद कर दिया था। मैंने उसी समय पूजा को धक्के देकर अपने फ्लैट से बाहर निकाल दिया। मैंने उसके खिलाफ एक अच्छा खासा केस भी बनवाया था। आखिर को उसने मेरी पत्नी की ऐसी अश्लील तस्वीरों को एडिट करवाया था जिसमें कुछ भी सच्चाई न थी। 1 हफ्ते बाद ही मैंने पूजा को तलाक भी दे दी थी। ईसा ने ये सब देखा तो मेरे सामने रोने लगी। आज पहली बार उसने अपने सारे राज मेरे सामने खोलकर रख दिए थे और बेतहासा रोए जा रही थी। मैं भी उसे दूर खड़ा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आखिर क्यों। मैंने ईसा की मजबूरी को समझ न सका, उस पर विश्वास न कर सका। काश मैं उससे पूछ लेता, उसे कुछ समय देता तो शायद आज ये सब कुछ न हुआ होता। पूजा जैसी भोली भाली दिखने वाली लड़की किस तरह हमारी जिंदगी को बर्बाद कर चुकी थी। कुछ समय के बाद मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया और अलग जगह पे घर लेकर ईसा के साथ खुशी खुशी रहने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।